रावत का 61वां जन्मदिन आज। जन्मदिन पर आज देहरादून के महानगर कार्यालय में हुआ हवन। जन्मदिन पर आज बीजेपी सभी जिलों में आयोजित करेगी कार्यक्रम। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। सत्र की तैयारियों के संबंध में आज बुलाई गई 2 बैठकें। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की नई ट्रांसफर पॉलिसी। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का 31 मार्च तक होगा ट्रांसफर होने वाले पुलिसकर्मियों को देने होंगे 3 विकल्प। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। शनिवार को 584 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 85,000 के पार। मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठिठुरन। मैदानी इलाकों में 22 दिसंबर तक ठंड का प्रकोप जारी। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोल्ड डे की स्थिति की संभावना। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है आज देहरादून के महानगर कार्यालय में हवन हुआ है। पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। बता दें कि महानगर कार्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक हजामदास, मेयर सुनील उलियाल गामा समेत कई पदाधिकारी और नेता भी उपस्थित रहे। हवन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की गई। सीएम की असार का 61वां जन्मदिन है। तमाम कार्यकर्ताओं ने, बड़े नेताओं ने हवन पूजन किया। मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। उनके दीर्घायु होने की भी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन, आज 61वां जन्मदिन है मुख्यमंत्री टीएसआर का, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? हवन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 61वां जन्मदिन है और इस मौके पर भाजपा जो है तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सभी जिलों में जो जिला मुख्यालय है उनसे भाजपा कार्यक्रम आयोजित करेगी और इसी कड़ी में आज जो महानगर कार्यालय है देहरादून में, वहां पे हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी उस दौरान मौजूद रहे। मेयर सुनील उलियाल गामा, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी वहां मौजूद रहे और इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल भी जो है भाजपा ने कई इस तरह के कार्यक्रम किए थे। दून अस्पताल में कंबल बांटे गए थे और भी कई कार्यक्रम किए गए थे और आज भी इसी तरह ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री कल माफ करिएगा शुक्रवार को जो है संक्रमित हो गए थे, तो उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन के दौरान की है। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है। अपर सचिव और प्रमुख निजी सचिव समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री के अपर सचिव प्रदीप रावत, प्रमुख निजी सचिव के मदान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के कैंप कार्यालय में 52 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। मुख्यमंत्री के अपर सचिव, प्रमुख निजी सचिव, एक ड्राइवर और किचन का कर्मचारी संक्रमित पाए गए। ये सभी लोग होम आइसोलेट हो गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का टेस्ट किया गया। 52 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिनमें कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी होम आइसोलेट हो गए हैं। चंद्रमोहन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, 52 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? चंद्रमोहन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 52 लोगों का सैंपल लिया गया था। मुख्यमंत्री के संपर्क में आने वाले सभी अधिकारी जिनका टेस्ट हुआ। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद खुशी की लहर है, राहत की खबर है। शुक्रवार को प्रीतम सिंह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी। शुक्रवार को ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद प्रीतम सिंह ने अपना टेस्ट कराया था। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो एक राहत की खबर है। तो शुक्रवार को प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री टीएसआर से मुलाकात की थी और उसी दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद संदेह हुआ और प्रीतम सिंह ने जांच करवाई। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र की तैयारियों के संबंध में आज 2 बैठकें बुलाई गई हैं। दोपहर 3 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। सत्र के हंगामेदार शुरुआत के आसार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनाई है। किसानों बेरोजगारों के मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। विधायकों को कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। तैयारियां की जा रही हैं। इसी संबंध में आज 3 बड़ी बैठकें बुलाई गई हैं। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही विधायकों को प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति बना ली है। सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जाएगा। बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। अंकित काला संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, शीतकालीन सत्र इस बार किन मायनों में खास होने वाला है, क्या तैयारियां हैं? देखिए वंदना, कल से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर के विपक्ष कई सारे मुद्दे सदन में उठाने वाला है और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है सत्ता पक्ष को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की। इस सत्र का क्या कुछ स्वरूप होगा, आज इसको लेकर के 2 अहम बैठकें बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दोनों बैठकें होगी। वरना इसमें दोपहर 3 बजे जो विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है और दोपहर 3:30 बजे कार्यमंत्रणा की बैठक होगी। सत्र के दौरान क्या कुछ बिजनेस आएगा, विपक्ष किन किन मुद्दों को उठाएगा और क्या कुछ जो सवालात सदन के अंदर उठाए जाएंगे, इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज 2 बैठकें की जाएगी। और विपक्ष की जहां तक तैयारी की बात है तो विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयारी कर रखी है, जिसमें लोकायुक्त है, महंगाई है, इसके अलावा बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के कल विपक्ष जो है हंगामे करेगा। तो सत्र की शुरुआत से ही हंगामेदार रहने के आसार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है। डीजीपी अशोक कुमार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का 31 मार्च तक ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने वाले पुलिसकर्मियों को 3 विकल्प देने होंगे। पहाड़ी और मैदानी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों के कार्यकाल में बदलाव होगा। डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पॉलिसी उन्होंने जारी कर दी है। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा। 3 विकल्प उनके सामने रखे जाएंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। सवाल का जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर उत्तराखंड के लोग चाहते हैं तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। साल में अगर एक नई पार्टी की सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में वहां वो डिलीवर कर सकती है तो हमारे यहां क्यों नहीं करती। और मौजूदा सरकार के बारे में तो लोगों की राय अब ये बन रही है कि मौजूदा सरकार कुल मिला के कांग्रेस से आए मंत्रियों की और बीजेपी से आए मुख्यमंत्री की सरकार है, इसलिए वहां कोई काम हो ही नहीं रहा। लोग 5 काम नहीं गिना रहे, कह रहे जी पिछली बार मैंने कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आप 5 काम गिना दीजिए जो आपने उत्तराखंड की जनता के लिए किए हों, जो जिससे उत्तराखंड की जनता को फायदा मिला हो, जो पिछले 5 साल में आपने किया हो। कोई जवाब नहीं आया उनका। मैं डिबेट के लिए चैलेंज करके गया था, एक भी काम नहीं है। आज तो किसी ने मुझे कहा और मैं उसको यहां जनसभा में रिपीट किया कि ये 0 वर्क चीफ मिनिस्टर है। बात तो करते हैं 0 टॉलरेंस की, लेकिन 0 वर्क चीफ मिनिस्टर है। उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव तो वो करेंगे ही करेंगे। बदलाव तो उन्होंने लगातार 20 साल से किया है, हर चुनाव में बदलाव किया है। जो मौजूदा सत्ता में बैठे लोग थे उनसे आजीज आके, लेकिन विकल्प में क्या होता था, कांग्रेस को हटाते थे बीजेपी आ जाती थी, बीजेपी लानी पड़ती थी, बीजेपी को हटाते थे कांग्रेस लानी पड़ती थी, फिर कांग्रेस को हटाया फिर बीजेपी लानी पड़ी। इस बार ये बीजेपी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार को हटा के इस बार जनता तीसरे विकल्प पे आम आदमी पार्टी पे जाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत करेंगे। बूथ का काम चल रहा है संगठन स्तर पे, उसका भी रिव्यू कल शाम को किया मैंने, आज भी करूंगा। इसके बाद कुछ और क्षेत्रों का कुमायूं में भी किया,
दिनेश मोहनिया जी हमारे प्रभारी, हमारे स्टेट के अध्यक्ष और साथ ही पूरे ऊपर से नीचे तक आम आदमी पार्टी की मशीनरी पे गांव-गांव में काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से पार्टी काम करेगी और फिर सरकार बनाएगी और फिर उत्तराखंड में जो दिल्ली का केजरीवाल जी का मॉडल है, वो शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, हर आम आदमी को ये कॉन्फिडेंस हो सके कि उत्तराखंड में मेरे बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, मुझे अफोर्डेबल कॉस्ट पर या फ्री में बिजली मिल रही है, मुझे पानी अवेलेबल है, मेरे लिए रोजगार की पर्याप्त अवसर हैं। फिर और क्या चाहिए लोगों को? यही चाहिए। तो इस पे काम करेंगे, यही मॉडल अब उत्तराखंड के लोग चुनेंगे, उनके पास विकल्प है। बड़ी खबर आपको बता दें, मसूरी पहुंचे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत खराब होने के कारण शूटिंग रुकी है। मिथुन चक्रवर्ती को उल्टी की शिकायत थी। मिथुन चक्रवर्ती की जांच के लिए मसूरी स्थित सवाई होटल पहुंची है। बता दें कि इन दिनों मसूरी में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके लिए मसूरी में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर समेत कई कलाकार पहुंचे हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। शूटिंग रुक गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार के निर्देशों पर पौड़ी में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी आईआरएस के विशेषज्ञों ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आपदा की घटनाओं के दौरान किस तरह से आपदा राहत बचाव कार्य टीम एक पूर्ण योजना के साथ राहत बचाव कार्य में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की निर्धारित प्लानिंग के तहत जुटेगी। इसकी जानकारी जिले के उन तमाम अधिकारियों को दी गई है जिनके दायित्व किसी आपदा के घटित होने पर अचानक बढ़ जाते हैं। ऐसे में राहत बचाव कार्य को एक निर्धारित प्लानिंग के तहत काम करना होता है। राहत बचाव कार्य आखिर कितना कारगर सिद्ध होता है, ये एक प्रोजेक्टर के जरिए विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण में समझाया है कि अधिक बारिश, भूकंप, शीत मौसम में बर्फबारी के अधिक होने पर, किसी घटना के घटित हो जाने पर आखिर किस तरह से इंसिडेंट रिस्पांस टीम काम करेगी। ये जानकारी आपदा प्रबंधन टीम के साथ साझा की गई है। पौड़ी में कार्यशाला का आयोजन हुआ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राओं का धरना प्रदर्शन 10 दिनों से लगातार जारी है। स्कूली छात्राओं के धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठनों के लोग समर्थन दे रहे हैं। स्कूली छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक वो दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में अपना प्रदर्शन जारी रखेंगी। छात्राओं को समर्थन कर रही सुनीता बाजवा ने कहा कि उनके पति दिल्ली में धरना दे रहे हैं, तो बाजपुर में छात्राओं के धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेकर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं गदरपुर मटकोटा मार्ग पर छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर 6वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने ओवरब्रिज की मांग को लेकर बेमियादी धरने में क्षेत्र के तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 31 दिसंबर तक मांगे नहीं पूरे होने पर अनशन की चेतावनी दी है। यूथ कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष किशोर कुमार की अगुवाई में धरना देने वाले लोगों ने कहा कि छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों की आवाजाही से फाटक बंद होने से भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। 3 दिसंबर को इस संबंध में डीएम के माध्यम से रेलवे मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 31 दिसंबर तक मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। लक्सर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से आधा दर्जन से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का एक कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट कर दिया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 3 दिन के लिए सील किया गया। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। आज फिर लक्सर में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद से पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है और इसके अंदर बीआरसी कार्यालय भी है। यानी कि यदि बात की जाए तो कम से कम 2 कार्यालय बड़े हैं जिनमें शिक्षा विभाग के दर्जन भर कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है और प्रशासन ने इसे 48 घंटे के लिए सील कर दिया है। इस तरह ही देहात क्षेत्र में जो सरकारी दफ्तर हैं उन सब की अब कहीं ना कहीं कोरोना सैंपलिंग
की जा रही है और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। जो अन्य दफ्तर हैं, बैंक्स आदि हैं या फिर तहसील है, उन सब पर भी कहीं ना कहीं सैंपलिंग का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में सैंपलिंग का दायरा और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कोरोना महामारी को मात दी जा सके। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। देवी राष्ट्रीय पार्क में इन दिनों वन्य जीव तस्करों को पकड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बता दें कि इन दिनों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जरिए कई तस्करों के गिरोह भी धर दबोचे गए हैं, लेकिन शुक्रवार को जब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम फूलों की घाटी के लिए निकली तो रास्तों पर बर्फ अधिक होने के चलते टीम को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। बता दें कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम गश्त के लिए फूलों की घाटी की ओर बढ़ रही थी, तभी बामर धौर के पास बर्फ अधिक होने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। काशीपुर में पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे साधु की देर रात ठंड से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक साधु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त रामपुर के रहने वाले मनोज के रूप में हुई है। बता दें कि काशीपुर कोतवाली पुलिस को रोडवेज के समीप रहने वाले महाकाल नामक साधु ने सूचना दी कि साथ में रहने वाले मनोज नामक साधु की मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची तो फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि साधु कई दिनों से बीमार चल रहे थे, ठंड के कारण उनकी मृत्यु हुई है। ये सुबह एक महाकाल नाम का साधु है जो रेलवे क्रॉसिंग प्रिया मॉल के पास रहता है। इसने थाने में सूचना दी थी कि इसका एक साथी है मनोज, जो बीमार चल रहा था, जिसकी सुबह मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हम थाने से यहाँ मौके पर आए थे। देखा रेलवे पटरी के थोड़ा नज़दीक एक मनोज नाम के व्यक्ति का शव पड़ा था। इन लोगों से पूछताछ की, इन्होंने बताया 4-5 सालों से यहीं पे निवास करता था। इसका परिवार कहाँ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के कारण इसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। हरिद्वार में मेला प्रशासन की ओर से सभी अखाड़ों का निर्माण कार्य और सौंदर्यकरण कराने के लिए 1 करोड़ की धनराशि दी गई है। इस धनराशि के मिलने के बाद पंचायती अखाड़ा निर्मला ने संतों की आपसी जंग भी सामने आ रही है, तो वहीं निर्मल अखाड़े के संतों के 2 दलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। पंजाब से हरिद्वार पहुंचे संतों के एक धड़े ने निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदेव सिंह के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए महंत ज्ञानदेव सिंह पर अखाड़ों की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने और मेला प्रशासन की ओर से मिली धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पंजाब से आए संतों का कहना है कि श्री महंत ज्ञानदेव सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और वो अखाड़ों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। निर्मल पंचायती अखाड़ा इतनी बड़ी संस्था है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी प्रॉपर्टीज है। इन्होंने बनाया क्या है? खाने के बजाय कुछ नहीं बनाया इन्होंने। ठीक है। दूसरी बात, पहले तो पकड़ में नहीं आई। जब पकड़ में आई कि ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसके बाद कमेटी बनी। कमेटी ने उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण में ये सारे लोग उसमें पकड़े गए, कोर्ट के पास गए, कुछ उसमें पुलिस के पास गए। पुलिस ने महाराज जी इंक्वायरी करके इनके ऊपर सबके ऊपर FIR करी। एक नहीं करी, 2-2, 3-3, 4-4 FIR करी। पंजाब में मोगा में FIR करी। ये जो उस प्रॉपर्टी को डीलरों के थ्रू बेच रहे थे, सारा पर्दाफाश हो गया। उसके बाद इनको बेल नहीं मिली, इंक्वायरियों में भागे फिर रहे हैं, वहां से जान छुटवा रहे हैं। तो जब सबको पता चल गया कि ये डेरे को खा रहे हैं तो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होकर बचाने के लिए आए हैं हम यहाँ। वहीं आरोपों पर पलटवार करते हुए कनखल स्थित निर्मल अखाड़ा पंचायती में संतों ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाने वाले संतों को ही फर्जी संत बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के कुछ लोग संतों का वेश भरकर अखाड़े और अध्यक्ष ज्ञानदेव महाराज की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ पहले भी कोर्ट में केस दर्ज करवाया गया है। निर्मल अखाड़ा आगे भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। हाँ, प्रशासन के सामने है कि कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, अखाड़े की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, ये हरिद्वार के निवासी और प्रशासन सबके सामने है कि कौन संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में लगा हुआ है और कौन संपत्ति को बचाने में लगा हुआ है। ये तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए सबको पता है कौन क्या कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है अथवा कौन काबिज होना चाहता है।
ये सब पता है। इसलिए इन लोगों से कहने से कुछ होगा नहीं, और प्रशासन जो है हमारे साथ है, और अखाड़ा परिषद अखाड़े के साथ है, पहले भी साथ ही अब भी साथ रहेगी। इन लोगों से कहने से कुछ नहीं होने वाला। गौरतलब है कि कनखल के निर्मल अखाड़ा में संतों का संपत्ति और पद को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुका है। कुंभ मेले की शुरुआत में एक प्रमुख अखाड़े में संतों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मेला प्रशासन के लिए भी चुनौती बन सकता है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, हिंदी खबर। कभी सुना है कि पेड़ गिरने के बाद पेड़ की समाधि बन जाने पर लोग दूर दूर से देखने समाधि स्थल पहुंचे हों? शायद नहीं, लेकिन उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील के टॉन्स नदी किनारे स्थित एक ऐसी जगह है जहां लोग पहुंचकर चहल पहल तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही समाधि स्थल पर पहुंचकर जंगल का भी आनंद ले रहे हैं। क्या है इस पेड़ की खासियत, रिपोर्ट में देखिए। बंद ग्रिल में जो आप ये लकड़ी के बड़े बड़े गुटखे देख रहे हैं, ये कोई साधारण लकड़ी के गुटखे नहीं, बल्कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग से 1997 में चीड़ महावृक्ष घोषित पेड़ हैं, जो तेज तूफान के चलते 8 मई 2007 को टूटकर गिर गया था। इसके बाद घोषित महावृक्ष पेड़ की समाधि बनाई गई। इस वृक्ष की ऊंचाई 60.65 मीटर थी, जबकि गोलाई 2.70 रही थी, जिसकी अनुमानित आयु 220 साल मानी गई है। ये पेड़ गिरने के बाद इसी जगह में ही समाधि स्थल बनाया गया और चारों तरफ से पेड़ पौधों को हरियाली के साथ एक इको गार्डन का रूप दे दिया गया है। यही कारण है कि दूर दूर से पर्यटक इस जगह पहुंचकर कुछ पल जरूर बिताते हैं। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1997 में चीड़ महावृक्ष घोषित किया गया। इसकी जो आयु है वो 220 वर्ष अनुमानित है। वृक्ष के गिरने की तिथि 8/5/2007 को मानी गई है। कि जो ऊंचाई है वो 60.6 मीटर है और गोलाई 2.7 मीटर है। दरअसल उत्तरकाशी जिले के सीमांत मोरी तहसील के पास देहरादून से लगता हुआ त्यूनी के पास देवता रेंज में उत्तराखंड की सबसे तेज बहाव नदी टॉन्स के किनारे इस विशालकाय वृक्ष की समाधि स्थित है। चीड़ महावृक्ष समाधि स्थल हनोल महासू देव मंदिर के बिल्कुल करीब है। घूमने आया हूँ मासू देवता के इधर, तो हमें बीच में ये चीड़ महासमाधि मिली है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था जो 2007 में ढह गया था। इसके आधे पीसेस FRI में भी रखे गए हैं देहरादून में। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा वातावरण है और बिल्कुल टॉन्स नदी के बिल्कुल क्लोज में है, मतलब बिल्कुल साइड से टॉन्स नदी निकलती है। इसके रोड भी अच्छे हैं, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं क्योंकि नदी भी पास में और ये हर्सिल जैसा लुक देता है इधर ये पूरा, इसलिए अच्छा है। इसलिए टूरिस्ट लोग ज़्यादा घूमने आते हैं। और जो मासू देवता है वो भी यहाँ पे बहुत पास में ही है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में है, तो यहाँ लोग ज़्यादा अच्छे घूमने के लिए आते हैं। और पर्यावरण भी अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, ठंडा है, बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे। आगे मोरी उधर साइड बर्फ़ पड़ जाती है विंटर्स में ज़्यादा। यही कारण है कि जो भी श्रद्धालु महासू मंदिर दर्शन करने पहुंचता है वो समाधि स्थल पहुंचकर जरूर पर्यटक का हिस्सा बन जाता है। और समय बीतने के साथ इस वृक्ष की समाधि पिछले 13 सालों से ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, मैदानी इलाकों में अभी ठंड और ठिठुरन बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में 22 दिसंबर तक ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, यह संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में 22 दिसंबर तक ठंड का प्रकोप अभी बढ़ता रहेगा। तो मौसम विभाग के अगर माने तो पूर्वानुमान अभी तक सटीक साबित हुआ है। अब हरिद्वार उधमसिंह नगर के लिए कहा जा रहा है कि कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर देखा जा रहा है। जोशीमठ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी कैसा मौसम बना हुआ है, क्या अनुमान लगाया गया मौसम विभाग की तरफ से? अगर मौसम की बात की जाए तो वर्तमान में मौसम की स्थिति बयां कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर जमकर बर्फबारी पिछले दिनों हुई थी, जिससे तापमान में तो निरंतर गिरावट दर्ज हो रही है। पर मौसम विज्ञान के अनुमानों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में जो दोबारा से बर्फबारी की आशंका जताई गई थी वो बर्फबारी अभी देखने को नहीं मिली है। हालांकि टेम्परेचर में इतनी गिरावट आई है, तापमान -0 डिग्री पारा लुढ़क चुका है, जिस वजह से
सड़कों पर जो पानी पड़ा हुआ था वो अब जम चुका है, पानी के स्रोत जम गए हैं। लोगों को जीवित रहने के लिए मात्र आग का, हीटर का, अंगीठियों का, जहां तक कि लोग जिनके पास बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है वो लोग अब आग का सहारा लेने लगे हैं, स्टोव इत्यादि का सहारा लोग लेने लगे हैं। ठंड की जो भरमार है वो इस कद्र है कि औली का दीदार करने आए पर्यटक भी अब ठंड से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर पाला इस कद्र जम रहा है कि जो गाड़ियां हैं वो स्लिप हो रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों के स्लिप होने से वाहन दुर्घटनाओं की समस्या भी इस ठंड के चलते अब बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है अभिषेक इन तमाम पर्यटकों के लिए, आम जनता के लिए? जी, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बर्फ को गलाने के लिए सड़कों पर नमक डाला जा रहा है, सड़कों पर जो है चूने का छिड़काव नगर पालिका निरंतर कर रही है। प्रशासन लोगों को सहूलियत बरतने के लिए कह रहा है। निरंतर प्रशासन की टीमें बर्फीले इलाकों में गश्त कर रही हैं। जिन सड़कों पर पाला जमा हुआ है उन सड़कों पर पुलिस प्रशासन की टीम वाहनों के आवागमन में सुचारुता लाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो तत्पर खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। पुलकित संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, क्योंकि मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर देखा जा रहा है, क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है? पुलकित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे। खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, घना कोहरा शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों को ढके हुए है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।